नमस्कार, जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम साइंस में चैप्टर 1 के माध्यम से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका जो सिलेबस का बेस्ड है वो एनसीईआरटी है, अर्थात हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कुछ केमिकल रिएक्शन का हम लाइव डेमो करके आपको प्रैक्टिकली रूप से दिखाएंगे, ताकि आपको मजेदार तरीका से टॉपिक समझ में आएगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पिछले क्लासों में, लोअर क्लासों में, जो छोटे क्लास में हमने साइंस के टॉपिक में फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग के बारे में पढ़ा है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। दोनों में हम डिफरेंशिएट को समझते हैं, तभी हमको केमिकल रिएक्शन समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल चेंजिंग क्या चीज है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन किसको कहते हैं। ताप, दाब और हीट के जो प्रभाव है, हीट, प्रेशर या टेम्परेचर के प्रभाव में किसी मैटर का जो बाहरी स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, उसकी शेप में, उसके साइज में, समझ में आ रहा है, या फिर उसके जो फेज है, स्टेट है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड जो है गैस में। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम कहते हैं फिजिकल चेंजिंग। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि फिजिकल चेंजिंग क्या चीज है, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का पिघलना। जब हम मोमबत्ती को क्या करते हैं, कैंडल को बर्निंग करते हैं, तो बर्निंग की प्रोसेस तो केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत होगा, लेकिन हीट के कारण से मोम जो है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो पिघल करके किस अवस्था में बहने लगती है, लिक्विड फॉर्म में। तो यहां पर जो मेल्टिंग की जो प्रोसेस है, वह क्या होगा, फिजिकल चेंजिंग को दर्शाता है। दूसरा है बॉइलिंग ऑफ वाटर। हम प्रतिदिन पानी को उबालते हैं, हमको मालूम है कि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो पानी बॉयल होने लगता है और वेपोराइज्ड होकर के गैस फॉर्म में उड़ने लगता है। तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंजिंग। इसी प्रकार से हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ले जाते हैं तो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, आइस के पार्टिकल में बदल जाता है। तो यह भी क्या चीज है, फिजिकल चेंजिंग। अर्थात वाटर की जो स्थिति है, टेम्परेचर के आधार पर बदल रहा है। 0 डिग्री पर सॉलिड है, 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा है, समझ में आ रहा है, और नॉर्मल जो है 0 से 100 डिग्री के बीच है तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो यहां पर फिजिकल स्टेट उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यह इसलिए इस चेंजिंग को हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंजिंग के रूप में देखेंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं स्पंज का। जब स्पंज को हम वाटर में डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्प्शन की क्रिया स्पंज के द्वारा, वह क्या चीज है, फिजिकल चेंजिंग के अंतर्गत आएगा। तो हमको बिल्कुल समझ में आ गया कि फिजिकल चेंजिंग है क्या चीज। एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, ना कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, केवल उसकी फिजिकल स्टेट बदलते रहता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजिंग। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं होता और न ही किसी प्रकार का नया प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद हम केमिकल चेंजिंग में आते हैं। तो सबसे पहले हम आसपास के जो चेंजेस है, उस हमारे आसपास जो घटनाएं होती है, उसमें देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा है जिसके बारे में हमको जानकारी है। उनमें से एक है फर्मेंटेशन, किण्वन विधि। और फर्मेंटेशन की जो मेथड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, या तो बैक्टीरिया करता है या फंजाई के कुछ मेंबर करते हैं। जो खाने पीने का पदार्थ है, जिसमें खास करके कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो रहता है, उसका ये डिकम्पोज कर देता है, अपघटन कर देता है, और अपघटन करने के बाद इसको नए प्रकार के मॉलिक्यूल में या प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन की विधि। हम आसपास, हम अपने दैनिक जीवन में इसका बेकरी इंडस्ट्री में प्रयोग करते हैं, या फिर हम इडली डोसा बनाते हैं तो खमीर उत्पन्न करते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारा वाइन इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन की प्रोसेस। बगैर फर्मेंटेशन के प्रोसेस के कोई भी वाइन या विस्की या बियर प्रोसेस, बीरेज प्रोडक्ट नहीं बनता। इसके लिए फर्मेंटेशन जरूरी होती है। इसमें क्या होता है, हम जितने भी खाने पीने का पदार्थ है जिसमें खास करके कार्बोहाइड्रेट होता है, समझ में आ रहा है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उसको जब हम अधिक दिनों तक ईस्ट की उपस्थिति में क्या करते हैं, डिकम्पोजन करते हैं। डिकम्पोजन के माध्यम से जो वहां उपस्थित ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फर्मेंट हो जाता है और एल्कोहल में चेंज हो जाती है। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में बियर इंडस्ट्री में देखते हैं, मान लो जाए ये ग्लूकोज की मॉलिक्यूल है जो हमारे खाने पीने या फ्रूट्स में पाया जाता है।
ठीक, एक प्रकार का शर्करा है, फ्रक्टोज भी हो सकता है। इसको हम ईस्ट एक फंजाई का मेंबर है, वो कौन सा एंजाइम निकालता है? जाइमेज नामक एंजाइम निकालता है। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज फर्मेंटेशन होकर के किसमें चेंज हो जाता है? एथाइल एल्कोहल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है खास प्रकार के एंजाइम सीक्रेट करता है, और इस एंजाइम, यह जो एंजाइम है कैटलिस्ट का काम करता है, जो कार्बोहाइड्रेट को एल्कोहल में या दूसरे प्रोडक्ट में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। एक हम देखते हैं घरों में सबसे ज्यादा कॉमन है दूध का दही में जमना। हम दूध में क्या करते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिसके कारण से वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम जामन कहते हैं। वास्तव में उस जामन में होता क्या चीज है? उसमें होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई बैक्टीरिया। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मिल्क के लैक्टोस शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है? लैक्टोस शुगर। उस लैक्टोस शुगर को किस में चेंज कर देता है? वो लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। तो यह भी क्या है? एक प्रकार का फर्मेंट ही जैसा प्रोसेस है। मुख्य रूप से इसमें भी केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल। जब हम किसी कैंडल को बर्निंग करते हैं तो वैक्स जो है वायु की उपस्थिति में, एयर की उपस्थिति में क्या हो जाता है? वैक्स जो है जलने लगता है। कंबंशन की क्रिया होती है, दहन की क्रिया होती है। इस दहन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। वैक्स जो है किसमें चेंज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। तो यह भी एक प्रकार का केमिकल चेंजिंग है, यहां भी केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस हो रही है। अब आ जाते हैं फलों का पकना, रैपिंग ऑफ फ्रूट्स। बहुत बढ़िया उदाहरण है केमिकल चेंजिंग का। इसमें बहुत सारे शर्करा होती है, वो शर्करा धीरे धीरे क्या होने लगता है? पकने की जब बारी आती है तो उसका जो केमिकल चेंजिंग होती है उसमें शर्करा जो है दूसरे जो मीठा स्वीट शुगर में बदल जाता है, जिसके कारण से फल जो है आपको मीठा महसूस होता है। तो बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन उसके अंदर होता है। तो ये किसके उदाहरण है? केमिकल चेंजिंग का। तो हमको बिल्कुल समझ में आ गया कि केमिकल चेंजिंग और फिजिकल चेंजिंग क्या है। केमिकल चेंजिंग के अंतर्गत हम देख रहे हैं क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रिएक्ट आपस में रिएक्ट करके या उसमें बदलाव करके नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो नया प्रोडक्ट का बनना केमिकल चेंजिंग को दर्शाता है। बिल्कुल क्लियर है। और यहीं से केमिकल रिएक्शन की हम उत्पत्ति मान सकते हैं, या यही क्या चीज है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है जो पूरा टॉपिक में हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या चीज। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? समझ में आ रहा है केमिकल रिएक्शन है क्या चीज? जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाता है। समझ में आ रहा है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम समझते हैं, ए एक रिएक्टेंट ले लेते हैं और बी एक रिएक्टेंट ले लेते हैं। दोनों में आपस में क्या हो गया? जो रिएक्ट हो गया, रिएक्ट होने के बाद एक नया पदार्थ बन गया जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। क्लियर है? एक अभिकारक है और दूसरा उत्पाद है। मतलब अभिकारक आपस में क्रिया किया और क्रिया के पश्चात एक नया पदार्थ बन गया जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से बना हुआ पदार्थ कंपाउंड कहलाता है, और इसका गुण धर्म जिनसे मिलकर के बना है, जिनसे मतलब माल रिएक्टेंट के जो प्रॉपर्टी है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी अलग होता है, प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी अलग होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से उसके बहुत सारे उसमें चेंजेस आ जाती है। समझ में आ गया? अब हम इसको एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन है क्या चीज। इसके लिए हम पहला एक्टिविटीज करते हैं। वो एक्टिविटीज 1 के अंतर्गत हम मैग्नीशियम धातु का एक रिबन लेंगे और मैग्नीशियम धातु के रिबन को एयर की उपस्थिति में बर्निंग करेंगे।
मतलब जलाएंगे। तो कंबंशन क्रिया के माध्यम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसका फिजिकल स्टेट में परिवर्तन भी हो जाएगी और नया प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम मेटल को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसका दहन हो जाता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका हम लाइव डेमो देखेंगे। ये हमारे हाथ में मैग्नीशियम रिबर का एक टुकड़ा लिए हैं जिसको हम चिमटी की सहायता से रखे हैं, क्योंकि हाथ पे पकड़ने से, जलाने से क्या होगा, मेटल है, गर्म हो जाता है, हाथ भी जल जाता है। तो हमेशा चिमटी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हम लाइटर के सहायता से इसको मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं। थोड़ा देर समय लगेगा क्योंकि हीट होने के बाद ही मैग्नीशियम रिबन क्या होने लगता है, जलने लगता है। ये देखिए, मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में रिएक्ट करने पर किस प्रकार से इसमें रिएक्शन होकर के ये जलने लगा और ये बचा हुआ है डस्ट पार्टिकल है। आपको देख रहे हो कि ये डस्ट बन गया है। मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में हम गर्म किए, दहन किए, कंबंशन किए, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण में परिवर्तित हो गया, अर्थात जो सॉलिड फॉर्म में था वो अब एक भंगुर चूर्ण में बदल गया। इस प्रकार से इसका फिजिकल स्टेट भी क्या हो रहा है, बदल रहा है और केमिकल स्टेट भी इसमें बदलाव आ रहा है। मुख्य रूप से मतलब मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के राख में बदल गई। एक्सपेरिमेंट हम एक्टिविटी 2 के माध्यम से करते हैं। एक्टिविटी 2 में हम करके देखते हैं एक और केमिकल रिएक्शन जिसके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम एक ग्रेनुलर जिंक का पार्टिकल लेते हैं। छोटे छोटे जिंक की टुकड़ा है, समझ में आ रहा है, दानेदार जिंक जिसको कहते हैं। और इस दानेदार जिंक में हम कॉन्संट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करते हैं, मिलाते हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या होती है। ये हमारा दानेदार जिंक है और दानेदार जिंक में हम कॉन्संट्रेट नाइट्रिक एसिड को, ये क्या कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही आपका दानेदार जिंक में मिलाते हैं तो आपको केमिकल रिएक्शन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, धुआं उठ रहा है। ये जो धुआं आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है, हाइड्रोजन गैस का। जब दानेदार जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया होती है तो जिंक क्लोराइड बनता है, साथ ही साथ क्या होता है, लिबरेट होता है हाइड्रोजन गैस। क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर उठ रहा है। और इसको अच्छे से देखना है तो इसको हम माचिस की सहायता से जलाएंगे तो इसमें पप की ध्वनि आएगी, जो सिद्ध करता है कि इसमें जो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कौन सा गैस लिबरेट हुआ है, हाइड्रोजन गैस। तो अभी हम केवल केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। कभी दूसरे दिन इसको हम क्या करेंगे, माचिस की तीली की सहायता से यहां पर क्या करेंगे, बर्न करके दिखाएंगे किस प्रकार से एक्सप्लोसिव पप की आवाज आता है। समझ में आ रहा है। तो ये है जिंक धातु का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, जो एक और डेमो हो गया केमिकल रिएक्शन का। समझ में आ गया कैसा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक और जिंक धातु का रिएक्शन। ये है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया हो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो गई। अब हम दोनों जो एक्टिविटी लाइव डेमो करके देखें उसको रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक्टिविटीज 1 के माध्यम से क्या देखा कि हम मैग्नीशियम धातु का रिबन लिए। ये हो गया मैग्नीशियम धातु और इसको एयर की उपस्थिति में हम क्या किए, दहन किए। समझ में आ रहा है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, उचित नंबर से उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन का एटम 2 है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में और इधर 1, तो इसको 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। अब देखते हैं दोनों साइड क्या एटम बैलेंस है, बिल्कुल नहीं है। इधर 1 मैग्नीशियम है और इधर 2 मैग्नीशियम है। तो इसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई किसको कर देंगे, मैग्नीशियम का। इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं।
इसके लिए हम केमिकल बैलेंसिंग के लिए अलग से टॉपिक में अच्छे से आपको समझा देंगे बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से, जिससे आपका केमिकल रिएक्शन का जो बैलेंस करने का जो तरीका है एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा और आप किसी भी कठिन से कठिन इक्वेशन को आसानी से आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो दो एक्टिविटीज के माध्यम से हमने अच्छे से केमिकल रिएक्शन क्या चीज है उसको समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? एक्टिविटीज तो हो चुकी, इसके बाद देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और कंडीशन। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। हम किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं, किस प्रकार से निर्धारित करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें ज्यादातर स्टेट में चेंजिंग आ जाती है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन का जो स्टेट है उसमें परिवर्तन होता है। जैसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिखते हैं उसकी स्टेट को, जैसे सॉलिड है, सॉलिड हो सकता है केमिकल रिएक्शन के बाद गैस में चेंज हो जाए, या फिर सॉलिड चेंज हो जाए लिक्विड में, या फिर लिक्विड और गैस रिएक्ट करके किस में चेंज हो जाए, सॉलिड में। तो इस प्रकार से स्टेट में क्या होता है, उसका चेंजेस होती है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। सॉलिड को हम स्मॉल एस से, लिक्विड को एल से और गैस को जी से हम पिछले क्लासों में इसको सिंबल के रूप में नीचे रिएक्शन का दर्शाने की प्रक्रिया को हम समझ चुके हैं। दूसरा है चेंजिंग ऑफ कलर। कई रिएक्शन के बाद उसमें चेंजिंग हो जाती है। जैसे हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो उसमें भूरे रंग का गैस निकलता है। समझ में आ रहा है? समझ, रंग बदल जाता है, फेरस सल्फेट का कलर क्या हो जाता है, भूरे रंग का गैस निकलता है, सॉरी रंग उसका क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कॉपर छीलन को या फिर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में कॉपर का जो पार्टिकल है छोटे छोटे मिलाते हैं तो उसमें एक नए प्रकार का गैस बनती है। समझ में आ रहा है? तो कलर हमको चेंजिंग दिखाई देता है, कई बार परिवर्तन हो जाता है कलर, हम देख चुके हैं। तो कलर का परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तीसरा चीज है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस लिबरेट होता है, नया गैस बन जाती है। अभी हमने देखा कि जिंक मेटल के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्रिया किए, जिंक मेटल पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब क्रिया किए तो कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। देखा है कि नहीं? ये है जिंक धातु और इसका क्रिया हमने किससे किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम जिंक धातु से क्रिया किए तो ये बना जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो यहां पर कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारे गैस का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने कोयले को जलाया, कंबंशन कराया, समझ में आ रहा है? तो किस में चेंज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहां पर भी गैस क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर में भी चेंजिंग होती है। कुछ केमिकल रिएक्शन से टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण हम दीपावली या घरों की पुताई के लिए चूना लाते हैं। चूना जो है सॉलिड फॉर्म में डल्ले के रूप में होता है और उसको ला करके सीधा ठंडा पानी में डुबा देते हैं, किसी बर्तन में या किसी जहां पर केमिकल रिएक्शन का प्रभाव ना हो या हीट का प्रभाव ना हो, ऐसे मटकी वगैरह में हम क्या करते हैं, चूना को डुबा देते हैं। तो चूना को डुबाते हैं, जैसे ही पानी कुछ घंटों या कुछ मिनटों के बाद जो है पानी खौलने लगता है, तो पानी का टेम्परेचर वहां पर क्या हो रहा है, बदल गया। जिसके ऊपर हम सॉल्यूशन बनाए, चूना पानी बनाए, चूने के अंदर पानी डाल दिए, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल डाले हैं, वाटर को डाले हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, हीट लिबरेट हो रहा है। पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव आ रहा है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत अधिक हीट निकलता है। क्या निकलता है, हीट बाहर आती है, ऊष्मा निकलती है। तो यहां पर उस जो मीडियम है, वो जो रिएक्शन का जो सॉल्यूशन है, समझ में आ, रिएक्शन के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसका तापमान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गई। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान किसका चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर। इसके बाद हम कंडीशन देखते हैं, क्या क्या कंडीशन है जिसके जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कंडीशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए ज्यादातर रिएक्शनों में हीट का, सनलाइट का या प्रेशर का प्रभाव होता है। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं, जैसे मान लो जय कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है,
और चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड लाइम बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां पर हम गर्म करने की चिन्ह लगाते हैं ट्रायंगल। ये बता रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन को संपन्न होने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ रही है? हीट की जरूरत पड़ रही है। उष्मा का प्रभाव है, हीट का इफेक्ट है इस रिएक्शन में। हीट के प्रभाव में ही कैल्शियम कार्बोनेट लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में हीट का प्रभाव होता है। उसी प्रकार से कुछ रिएक्शन है जो सनलाइट की उपस्थिति में होता है, सूर्य प्रकाश की एनर्जी की आवश्यकता होती है, जैसे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजन करते हैं तो यहां पर सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। सनलाइट की उपस्थिति में ही इसका डिकम्पोजन हो पाता है, ये सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में, इसी प्रकार से सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में। तो यहां पर सनलाइट का इफेक्ट, ठीक। इसी प्रकार से कुछ रिएक्शन है जिसमें प्रेशर का प्रभाव होता है, प्रेशर की आवश्यकता होती है। दाब की उपस्थिति में केमिकल रिएक्शन संपन्न होता है। प्रेशर की उपस्थिति में केमिकल रिएक्शन संपन्न होता है, अगर प्रेशर ना हो तो केमिकल रिएक्शन संपन्न नहीं होगा। जैसे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, अमोनिया फॉर्मेशन का जो हैबर मेथड है वो हाई प्रेशर में होता है, उसके लिए हाई प्रेशर की जरूरत होती है। N2 3H2 क्रिया करता है, ठीक। कैटलिस्ट और प्रेशर का क्या रोल होता है? हाई प्रेशर। समझ में आ रहा है? हाई प्रेशर होता है और ये बनता है अमोनिया। इस प्रोसेस में अगर हम प्रेशर को हटा दें तो केमिकल रिएक्शन संपन्न नहीं होगा। तो कंडीशन है, टेम्परेचर की उपस्थिति में, हीट की उपस्थिति में या फिर प्रेशर की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक। दूसरा चीज है गैस का लिबरेशन होना, गैस लिबरेट होता है। अधिकांश केमिकल रिएक्शन में गैस निकलते हैं, ठीक। हमने पहले भी पढ़ चुका है इसके बारे में। कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। अब सबसे पहले हम कैटालिस्ट क्या चीज है, उत्प्रेरक क्या चीज है, उसको हम देखते हैं। उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बगैर कैटलिस्ट के संपन्न नहीं हो सकता। एक उदाहरण समझते हैं, ए पद रिएक्टेंट को बी रिएक्टेंट के साथ मिला दिए, उसके बाद देख रहे हैं कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। हमने झांक कर देखा बीकर में, कोई रिएक्शन नहीं। 1 घंटे बाद देखा, कोई रिएक्शन नहीं। 1 दिन बाद देखे, कोई रिएक्शन नहीं। दो रिएक्टेंट को मान ले जाए हम एक बीकर में मिला दिए, कुछ समय के लिए देखे, कोई क्रिया नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। 1 घंटे बाद जाकर देखा तो भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, 2 दिन बाद देखे तो भी, 1 सप्ताह बाद भी। लेकिन जैसे ही इसमें हम कोई तीसरा पदार्थ मिला दिए, सी मिला दिए, ये रिएक्शन फटाफट प्रारंभ हो गया और ए बी प्रोडक्ट बन गया। तो यहां पर सी का जो भूमिका है वो कैटलिस्ट का है। कैटलिस्ट क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन को यहां पर बढ़ा दिया। तो कैटलिस्ट वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को निर्धारित करते हैं। या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है या घटा सकता है, और दोनों ही परिस्थिति में केमिकल रिएक्शन को पूर्ण कराता है। उसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन पूर्ण होता है, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। मान लो जाए 2 लोग हैं और 2 लोग में अच्छी मित्रता है, उसमें लड़ाई नहीं है। तीसरा आदमी जो है एक दूसरे के कान में अपोजिट, उसके एक दूसरे के विरुद्ध में कान में कानाफूसी कर दिया, चाली चुगली कर दिया, समझ लीजिए। चुगली करने के कारण से दोनों मित्र में लड़ाई हो गई। तो जो तीसरा पर्सन है वो क्या हो गया? कैटलिस्ट का काम किया। समझ में आ रहा है? वही काम है यहां पर होता है, लड़ाने वाला, भिड़ाने वाला, कैटलिस्ट का। ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या घटा देता है। लेकिन इसकी उपस्थिति में केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है? प्रारंभ होती है। अगर इसको हम ना मिले तो बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। अधिकांश रिएक्शन कैटलिस्ट की उपस्थिति में पूर्ण होती है। तो कैटलिस्ट का बड़ा अहम रोल है केमिकल रिएक्शन में। समझ में आ गया होगा कैटलिस्ट क्या चीज है। उसके बाद देखते हैं प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। बहुत सारे अभिक्रिया में ए और बी को मिलाने पर जब सी बनता है तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, उसमें नीचे वो जम जाता है थक्का के रूप में, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। जैसे सोडियम सल्फेट की क्रिया
एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। किससे करते हैं हम? बेरियम क्लोराइड से करते हैं। तो यहां पर ये बेरियम सल्फेट बनता है, क्या बनता है? BS4 और ट्वाइस NaCl। तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी समझ में आ रहा है? व्हाइट पीपीटी प्राप्त होता है, प्रेसिपिटेट, औच्छिक जम जाता है, जो अलग से दिखाई देता है। जब डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन के माध्यम से हम देखते हैं तो यहाँ एक किसका उदाहरण है? डबल डिप्लेसमेंट का। हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में इसको समझेंगे। यहां केवल उदाहरण के रूप में समझिए, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से क्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और साथ में सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। भाई कोई भी रिएक्शन होता है तो एक चीज तो तय है कि नया प्रोडक्ट बनता है। ए बी से रिएक्ट करता है तो ए बी क्या बनता है? प्रोडक्ट। ये कंडीशन है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तभी केमिकल रिएक्शन संपन्न हो रहा है। बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का प्रकार, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकंपोजन रिएक्शन, तीसरा है डिप्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, क्या है? संयोजन अभिक्रिया। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्ट करके केवल सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एकल उत्पाद बनता है। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एकल उत्पाद बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसको हम कहते हैं क्या चीज? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए देखते हैं, ठीक, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को हम क्रिया कराते हैं तो HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सिंगल प्रोडक्ट है। क्या चीज है? सिंगल प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट है और बना क्या चीज? एक प्रोडक्ट। हाइड्रोजन गैस की क्रिया हम ऑक्सीजन गैस से कर देते हैं, क्या बनता है? H2O। कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको स्पष्ट हो गया कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? संयोजन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? कौन सा अभिक्रिया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अगला हम रिएक्शन देखते हैं, दूसरा है डीकंपोजन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। जब एक लार्ज मॉलिक्यूल छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। तो देखते हैं उदाहरण के रूप में, सबसे बढ़िया उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, किसमें चेंज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो यहां पर देख रहे हैं लार्ज मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो गया? चेंज हो गया। एक प्रोडक्ट बना कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? डीकंपोजन रिएक्शन क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का छोटे छोटे बहुत सारे किसमें चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में। यह कहलाता है क्या चीज? क्या चीज? कौन सा रिएक्शन कहलाता है? डीकंपोजन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक, डिप्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। जब एक मॉलिक्यूल के एटम को दूसरे मॉलिक्यूल का एटम या दूसरा एटम के द्वारा डिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? एक मॉलिक्यूल के एटम को दूसरे एटम के द्वारा डिप्लेसमेंट कर दिया जाता है,
विस्थापित कर दिया जाता है, तो इस अभिक्रिया को, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम अच्छे से समझते हैं किसी चीज को, तो एक उदाहरण लेते हैं हम कॉपर सल्फेट लेते हैं मॉलिक्यूल। अब इसकी हम जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करा देते हैं। तो जिंक मेटल जो है कॉपर मेटल को क्या कर देता है? उसके सॉल्यूशन में उसके मॉलिक्यूल से क्या कर देता है? डिप्लेसमेंट कर देता है। क्लियर है? तो यहां पर ये नया प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक के द्वारा, ठीक है, जिंक के द्वारा किसका डिप्लेसमेंट हो गया? कॉपर का। और यहां पर एक्टिवेशन सीरीज का बड़ा रोल होता है। जो ज्यादा एक्टिव मेटल या एटम होता है, अपने से कम एक्टिव, समझ में आ रहा है, मेटल या एटम को उसके मॉलिक्यूल से, उनके कंपाउंड से डिप्लेसमेंट करके स्वयं जुड़ जाता है। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। बहुत सारे उदाहरण हैं, समझ में आ रहा है। कॉपर सल्फेट को हम आयरन के साथ क्रिया कर दिए, तो क्या बन गया? ये फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर क्या हो गई? मुक्त हो गया। डिप्लेसमेंट अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। चौथा है डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जिसमें दोनों ओर से आयंस का एक्सचेंज होता है, समझ में आ रहा है? दोनों ओर से रिएक्टेंट के दोनों मॉलिक्यूल में उपस्थित आयन का एक्सचेंज एक दूसरे के मॉलिक्यूल में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डबल डिप्लेसमेंट। दोनों ओर से आयन का एक्सचेंज। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, सोडियम सल्फेट का हम क्रिया बेरियम क्लोराइड से, ठीक है, तब ये क्या कर देता है? ये बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है और प्लस सोडियम क्लोराइड नमक बन जाता है। तो यहां पर दोनों साइड से आयन का एक्सचेंज हो रहा है। क्लोरीन भी यहां से हट रहा है, इसका सोडियम हट रहा है, इसका सोडियम, इसका क्लोरीन, इसका बेरियम, इसका सल्फेट, दोनों ओर से डिप्लेसमेंट हमको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के डिप्लेसमेंट को द्विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। किस प्रकार का रिएक्शन कहते हैं इसको? द्विस्थापन अभिक्रिया। तो ये चार प्रकार के केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? पहला कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा कौन सा है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा कौन सा है? अपघटन अभिक्रिया। चौथा है द्वि डिप्लेसमेंट अभिक्रिया, डबल डिप्लेसमेंट अभिक्रिया। आगे हम बढ़ते हैं टॉपिक के, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझने से पहले हम इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या चीज है उसको देखते हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके रिएक्शन होने से हीट जनरेट होता है। जैसे ए बी रिएक्टेंट आपस में क्रिया किया, ए बी बना, समझ में आ रहा है? जिसको उष्मा देने की कोई आवश्यकता नहीं होता, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। और बल्कि इसके संपन्न होने से, प्रोसेस के संपन्न होने से हीट जनरेट होता है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या निकलता है? एनर्जी, उष्मा, हीट रिलीज बाहर निकलता है। ठीक, दूसरा है जिनको संपन्न कराने के लिए हमको बाहर से हीट देना पड़ता है, तब जाकर के प्रोसेस होता है, तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है? दोनों को एग्जाम्पल के माध्यम से, पहले वाला एक्सोथर्मिक का बढ़िया उदाहरण है, हम कैल्शियम ऑक्साइड चूने में पानी मिलाते हैं, तो किसी प्रकार के आपको हीट देने की जरूरत नहीं है चूना पानी बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? लाइम वाटर बनाने के लिए आपको किसी प्रकार का हीट की जरूरत नहीं है। चूने के साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट जनरेट होता है, उष्मा बाहर निकलता है। ठीक है, उष्मा क्या होता है? बाहर निकलता है। तो दैट इज द रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम एंडोथर्मिक।
तो एंडोथर्मिक का बढ़िया उदाहरण अभी पढ़े हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, मतलब हीट बाहर से दे रहे हैं, तब जाकर के ये क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट इज द रिएक्शन ऑफ एंडोथर्मिक। एक रिएक्शन में हमको ऊष्मा देने की जरूरत नहीं है, ऊष्मा खुद निकलता है, एक्सोथर्मिक। दूसरे प्रकार के रिएक्शन में है, रिएक्शन को प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमको बाहर से हीट अप्लाई करना पड़ता है, वह कहलाता है एंडोथर्मिक। क्लियर हो गया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या चीज है। ढेरे सारे उदाहरण आपको मिलेगा देखने के लिए, सभी रिएक्शन को हम करके देखेंगे कौन सा एक्सोथर्मिक है, कौन सा जिसमें हीट की आवश्यकता पड़ती है, बाहर से हम तापमान देते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है आपका एंडोथर्मिक। जिसमें किसी भी प्रकार की ऊष्मा नहीं देना पड़ता और खुद ऊष्मा जनरेट होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। आगे कोरिजन मतलब संक्षारण, हिंदी में क्या कहते हैं, संक्षारण। किसी भी मेटल के ऊपर जंग लगना, रस्टिंग की क्रिया होना, खास करके लोहे में जो कोरिजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। तो केवल आयरन में होती है ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मेटल में जंग लगने की प्रोसेस होता है, कोरिजन की क्रिया होती है। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है लोहे पर रस्टिंग की प्रोसेस। अब रस्टिंग की प्रोसेस के लिए दो चीज होता है जिसके कारण से खास करके मेटल के ऊपर क्या लगता है, रस्टिंग की प्रोसेस होता है, जंग लगता है, संक्षारण की क्रिया होती है। एक है वाटर और दूसरा है वायु। इन दोनों की उपस्थिति के में अगर कोई मेटल के संपर्क में आ जाता है जो ज्यादा क्रियाशील मेटल है, एक्टिव मेटल है, तो उसके बाहरी सतह पर जो आउटर सरफेस है उस पर ऑक्साइड का परत जम जाता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान वहां पर रिडक्स अभिक्रिया होता है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया के कारण से उसका बाहरी जो वातावरण है, ऊपर का जो सतह है, उसके ऊपर केमिकल चेंजिंग हो जाता है, उसको हम कहते हैं संक्षारण, धातु पर जंग लगने की प्रोसेस। तो हम सबसे बढ़िया उदाहरण देखते हैं अपने आसपास में लोहे पर जंग लगने। बरसात के दिनों में हम लोहे को बाहर रख देते हैं जिसके कारण से वो वायु और पानी के संपर्क में आने की वजह से रस्टिंग की प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है। उसकी सतह पर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से एक सिरा कैथोड और दूसरा सिरा जो है एनोड बन जाता है। कुल मिला के यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण से लोहे के ऊपर जंग लगती है और लोहे पर जंग लगती है तो उसका जो केमिकल फार्मूला होता है Fe2O3XH2O। ये लोहे पर जंग लगने की केमिकल रिएक्शन का फार्मूला है, लोहे पर जंग का फार्मूला है। समझ में आ रहा है। तो सीधी सीधी बात है, कोई भी मेटल है उसको नमी माध्यम में या एयर माध्यम में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें संक्षारण होती है, कोरिजन की प्रोसेस होता है। समझ में आ रहा है। तो इसके बचने के क्या उपाय, इसको कैसे बचा जा सकता है। तो अधिकांश मेटल के ऊपर हम क्या कर देते हैं, किसी दूसरे पदार्थ का लेप लगा देते हैं जिससे रस्टिंग की क्रिया या कोरिजन की प्रोसेस ना हो सके। जैसे लोहे के ऊपर हम पेंट है, ग्रीस है, ठीक है ना, पेंट लगा देते हैं, या फिर जो पाइपलाइन बिछे होती है जमीन के अंदर, अंडर अंडर अर्थ के अंदर जो पाइपलाइन बिछी होती है, जो पाइप आयरन के बने होते हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से उसमें जिंक धातु का, लोहे के ऊपर किसका परत चढ़ा देते हैं हम लोग, जस्ते का परत चढ़ा देते हैं। जस्ते के परत चढ़ाने से इसमें संक्षारण की क्रिया, कोरिजन की प्रोसेस नहीं होता, अर्थात लोहे का पाइप जो है क्या रहता है, मिट्टी के अंदर भी सुरक्षित रहता है। यह है बचने की उपाय, किस प्रकार से हम बचा सकते हैं किसको, कोरिजन फॉर्म होने से। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या चीज है, हम घरों में खाने के लिए ऑयल या घी का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है, घी का या ऑयल का इस्तेमाल कर देते हैं और ऐसे ऑयल और घी को हम अधिक दिनों तक खुला में छोड़ देते हैं वायु की उपस्थिति में या नमी की उपस्थिति में, तो उसमें केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस होने के कारण से उसका जो टेस्ट है, समझ में आ रहा है, और स्मेल है, दोनों में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाती है।
टेस्ट बदल जाता है और उसमें गंध उड़ने लगता है, स्मेल देने लगता है। मतलब जो ऑयल है, एडिबल ऑयल है या फैट्स है, उसमें क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के कारण से, उसका रिएक्शन के कारण से उसका जो केमिकल नेचर बदल जाता है। समझ में आ रहा है? उसका फिजिकल स्टेट में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, स्मेल बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। इससे बचने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट एजेंट इसमें मिला देते हैं। समझ में आ रहा है? ताकि केमिकल रिएक्शन ना हो, ऑक्सीजन से क्रिया ना हो। समझ में आ गया? जैसे हम खाने पीने की जो चिप्स वगैरह की पैकेट होता है, खाने पीने का चिप्स के पैकेट होता है, उसमें जो गैस भरा रहता है वो N2 गैस रहता है। नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय गैस है, रिएक्ट नहीं करता। समझ में आ रहा है? जिसके कारण से खाने पीने का चीज जो है बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। मान लो जाए इसमें हम ऑक्सीजन गैस भर देते, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के तहत उसमें भी रेंसिडिटी के प्रक्रिया हो जाता, या फिर डिकम्पोजन की क्रिया हो जाता, बैक्टीरिया वगैरह उसमें फॉर्म कर जाते। ऑक्सीडेशन जहां पर होगा वहां पर बैक्टीरिया को वहां पर सरवाइव करने का मौका मिल जाएगा और खाने पीने की चीजों को बिल्कुल क्या कर देगी, सड़ा देगी। तो यह है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचने का बेहतर तरीका है उसमें एंटीऑक्सीडेंट एजेंट मिला देते हैं। तो यह टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किस प्रकार से करना है, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।